दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है कहानी को और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का। निषाद घाट बनारस के नक्शे पर इस घाट का कोई खास रुतबा नहीं है। दशाव में देश घाट की तरह यहाँ शाम की आरती की चकाचौंध नहीं है और ना ही मणिकर्णिका घाट जैसी मौत की गंभीरता यहाँ है। तो बस जिंदगी और रोजी रोटी कि एक कभी ना खत्म होने वाली जद्दोजहद। सूरज आसमान के बीचों बीच था, तेज धूप में गंगा का पानी चमचमा रहा था। घाट की हवा में भी कच्ची मछली, जले हुए डीजल, गीली गौत मिट्टी और बीड़ी के धुएं की एक अजीब तीखी गंध घुली हुई थी। सैकड़ों नावें लंगर डाले खड़ी थी, छोटी डोंगी से लेकर बड़ी मालवाहक नावें। हजारों मछुआरों के जाल धूप में सुखाए जा रहे थे, मानो पूरे घाट पर किसी विशाल मकड़ी के ने अपना जाला बिछा दिया हो। उसी जाल के बीच से निकलते हुए चार लोग भीड़ में घुल मिल गए। उनके पहनावे में अब शहरी रईसी की कोई झलक नहीं थी। काशी मुक्ति भवन के मैनेजर की दी हुई मैली लुंगी, तौलिया, चिकनी सैंडो गंजी और पैरों में सस्ती चप्पलें उनके चेहरे पर एक अजीब सी रुखाई ले आई थी। कपिल के कंधे पर एक गमछा इस तरह लिपटा हुआ था ताकि खून से सनी पट्टी किसी की नजर में ना आए। लेकिन असली मुश्किल थी भीड़। चिट्ठी में लिखा था, कल सुबह 10 बजे निषाद घाट पर माँ की पूजा है। माँ इस बार नाव से आ रही है, सहपरिवार आना। और उसके नीचे लिखा था, मांझी का भेद। समीर के माथे पर चिंता की लकीरें थी। वह बार बार चारों तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी गलती के जाल में फंसने जा रहे हैं। 10:15 हो गए थे। कपिल समीर फुसफुसाया। उसकी आवाज में झुंझलाहट और डर मिला हुआ था। कहाँ है वो आदमी? या हम गलत जगह पर आ गए हैं? या हो सकता है उस आदमी ने हमें टोपी पहनाकर पुलिस को खबर कर दी हो। कपिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह घाट की सीढ़ियों पर खड़ा गंगा की ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखें किसी स्नैकर की तरह कोई खास इशारा ढूंढ रही थी। इस भीड़ में हम किसे ढूंढेंगे? यहाँ तो हर कोई मांझी है। किसके पास जाकर कहेंगे कि हम आ गए हैं? एक गलत आदमी से पूछ लिया और वो सीधा जाकर बसु की टीम को खबर कर देगा। समीर अब थोड़ा जोर से ही बोला। कमल और परिचित भी डर गए, दुबके हुए थे। परिचित ने बुदबुदाकर कहा, मुझे लगता है वापस चलना ही बेहतर होगा। काशी मुक्ति भवन में कम से कम सिर पर छत तो थी। चुप रहो, कपिल ने शांत आवाज में कहा। चिट्ठी में लिखा था, माँ नाव से आ रही है। वो कोई रूपक नहीं है समीर, वो एक निशान है। निशान? कैसा निशान? यहाँ तो हर नाव पर किसी न किसी देवता का नाम लिखा है। समीर ने हताश होकर कहा, किसी पर जय बजरंग बली लिखा है तो किसी पर माँ गंगे। तू कौन सी माँ की बात कर रहा है? कपिल ने कोई जवाब नहीं दिया और सीढ़ियाँ उतरकर पानी के और करीब चला गया। घाट के इस हिस्से में भीड़ थोड़ी कम थी। यहाँ पानी काफी गहरा था। आमतौर पर यात्रियों को ले जाने वाली नावें यहाँ नहीं रुक रही थीं। वहाँ कुछ बड़े बजरेपा हाउस बोट लंगर डाले खड़े थे, जो आमतौर पर माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। उस तरफ देख कपिल ने अचानक हाथ उठाया। घाट से कुछ दूर पानी के बीचों बीच एक बड़ा बजरा खड़ा था। वह नाव आम यात्री नावों से कहीं ज्यादा बड़ी थी और चारों तरफ से काले तिरपाल से ढकी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पानी पर एक तैरता हुआ काला बक्सा हो। नाव पुरानी थी, लकड़ी पर कई जम गई थी, लेकिन काफी मजबूत लग रही थी। और उस बजरे से मस्तूल पर एक छोटा सा लाल झंडा फहरा रहा था। हवा के जोर से झंडा फटफट कर रहा था। उस पर सुनहरे रंग के एक तस्वीर बनी हुई थी, त्रिनयनी माँ दुर्गा की। वो नाव कपिल के यकीन भरी आवाज में कहा, चिट्ठी में उसी की बात की गई थी। माँ से नाव आ रही है। माँ का मतलब है माँ दुर्गा की तस्वीर वाली नाव। समीर का शक पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था, लेकिन वो नाव तो एकदम बीच गंगा में जाएंगे कैसे? वे एक छोटी सी डोंगी नाव के पास गए। माझी की उम्र हो चुकी थी, चेहरे पर चढ़ी दाढ़ी थी। वह बीड़ी पी रहा था। बाबा, उस बड़े बजरे के पास ले चलेंगे? 10 रुपए देंगे? समीर ने पूछा। माझी ने मुंह उठाकर देखा। उसकी धुंधली आंखों में एक अजीब सी नजर थी। उसने बजरे की तरफ देखकर एक बार थूका। वो पगला बाबा की नाव है बाबू, मांझी ने खुदूरी आवाज में कहा। वहाँ आम आदमी नहीं जाता, वो सापित नाव है। सापित? कमल सहर उठा। हाँ, वहां जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। लोग ऐसा ही कहते हैं। तुम लोग क्या मरने आए हो?
समीर ने कपिल की तरफ देखा। मांझी की बातों से उसका डर और बढ़ गया और साबित नाव लौटकर नहीं आता। क्या यह कोई किडनैपिंग गैंग है? कपिल ने मांझी की आंखों में झांक कर कहा, हम बाबा की भक्त है, हमें बुलावा आया है, आप ले चलिए। मर गए तो हमारी लाश ही बहा दीजिएगा। मांझी ने और बहस नहीं की, उसने बीड़ी पानी में फेंक दी और पतवार उठा ली। जब डोंगी गंगा की लहरों को चीरती हुई बजरे की ओर बढ़ रही थी, तब चारों की छाती और हथौड़े की धमक सुनाई दे रही थी। पुलिस की गोली या लाठी से कहीं ज्यादा खौफ इस अनजान रहस्य का था। डोंगी बजरे से चाल लगी। काले तिरपाल से ढकी वो विशाल किसी रहस्यमय गुफा जैसी लग रही थी। अंदर से कोई आहट नहीं आ रही थी। कपिल सबसे पहले चढ़ा। उसके कंधे में दर्द था, फिर भी उसने दांत खींचकर सीढ़ी चढ़ी। उसके बाद समीर, कमल और परिचित बजरे से डेक पर कोई नहीं था, बस एक लकड़ी की सीढ़ी नीचे अंधेरे खोलिया केबिन की तरफ जा रही थी। हेलो, समीर ने पुकारा। कोई है? कोई जवाब नहीं आया, बस गंगा की लहरों की छपाक छपाक की आवाज बजरे से टकरा रही थी। नीचे चलो, कपिल ने कहा। कपिल संभल कर। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। अगर बसु यहाँ हुआ या सब राजवीर के गुंडे, तो कम से कम लड़कर मरेंगे, कपिल ने कहा। और उसके चढ़ने से कैच कैच की आवाज हो रही थी। हवा भारी थी, पुरानी किताबों और धूप की गंध से सनी हुई थी। जब उन्होंने केबिन के अंदर कदम रखा तो बाहर की धूप और शोरगुल गायब हो गए थे। जगह काफी बड़ी थी, लगभग एक कमरे जितनी। फर्श पर महंगा कश्मीरी कालीन बिछा था, जो इस माहौल में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। चारों तरफ दीवारों से सटकर लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें हजारों मोटी मोटी किताबें ठूस कर रखी हुई थी। कपिल ने ध्यान से देखा। ये आम किताबें नहीं थी, ये सब कानून की किताबें थी। इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किताबों की अलमारियों के बीचों बीच महोगनी की लकड़ी की एक बड़ी मेज थी। मेज पर फाइलों का ढेर लगा था और उसके दूसरी तरफ एक हैरिकेन की टिमटिमाती रोशनी के सामने एक शख्स कुछ लिख रहे थे। कपिल और बाकियों के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने अपनी कलम रोकी। उम्र 60 के पार होगी, सिर के बाल धवल सफेद थे, लेकिन सलीके से संवारे हुए थे। उन्होंने एक सादा सफेद फतुआ और पजामा पहन रखा था। नाक की नोक पर एक मोटे काले फ्रेम का चश्मा टिका हुआ था। यह कोई माफिया डॉन नहीं था, यह कोई गुंडा नहीं था। चेहरा बेहद शांत था, लेकिन आंखों की नजर फौलाद की तरफ पैनी थी। समीर ने उस शख्स को देखते ही पहचान लिया। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। अखबारों में, टीवी चैनलों के प्राइम टाइम पर उसने यह चेहरा कई बार देखा था। लॉ कॉलेज के गलियारों में इस शख्स के फैसलों पर दिनों दिन बहस होती थी। ये थे जस्टिस सदानंद वर्मा। एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट के वो दंडा प्रताप जज, जिनकी कलम की जगह नोक से मंत्रियों को भी जेल हो जाती थी, जिनके इजलास में खड़े होकर बड़े बड़े वकील भी हकलाने लगते थे। लेकिन पिछले साल अपने बेटे की मौत के बाद वह अचानक गायब हो गए थे। लोग कहते हैं कि वह पागल हो गए हैं या उन्होंने संन्यास ले लिया है। और आज वह इस बीच गंगा एक साबित बजरे के अंदर बैठे थे। जस्टिस वर्मा ने फाइल से चेहरा उठाया। अपना चश्मा ठीक करके उन्होंने कपिल और बाकियों की तरफ देखा। उनकी नजरें में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी शांति और उदासी थी। आओ, उन्होंने फाइल बंद करते हुए कहा। फाइल के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैंस राइट, तुम लोगों ने देर कर दी। उनकी आवाज दमदार थी, जैसे वह इजलास में कोई फैसला सुना रहे हैं। वैसे बनारस की गलियों में रास्ता भटक जाना आम बात है, खासकर तब जब अपनी परछाई पर भी भरोसा न किया जा सके। समीर का गला सूख गया था। उसने दबी हुई आवाज में कहा, जस्टिस वर्मा, आप हमें ढूंढ रहे थे? जस्टिस वर्मा फीकी सी मुस्कान के साथ हंसे। उस मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ थकान थी। उन्होंने फाइल की तरफ इशारा किया। बैठो, बसु की स्पीड बोट आने से पहले हमें बहुत सी बातें करनी है। जो इंसान कभी मंत्रियों को जेल भेजा करता था, आज वो बीच गंगा में क्यों छुपा हुआ है? क्या उसके अतीत में कोई ऐसा अंधेरा है जिसने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया है? जस्टिस वर्मा के कहने पर समीर, कपिल, कमल और परिचित किसी मशीन की तरह सामने रखे मोड़ों पर बैठ गए। यह पूरी तरह स्थिति उन्हें किसी सपने जैसी लग रही थी। जिस इंसान को पूरा देश ढूंढ रहा है, वे उनके सामने बैठे थे, गंगा की लहरों पर तैरती एक गुप्त नाव में। कपिल बैठते हुए दर्द से कराह उठा। कंधे का घाव फिर से सिर उठा। खून रिसकर उसकी लुंगी को भिगो रहा था। जस्टिस वर्मा ने कपिल की ओर देखा। उनकी अनुभवी आंखों से कुछ भी नहीं छिपा। तुम्हारे कंधे के घाव को एक बार देखना जरूरी है, उन्होंने शांत आवाज में कहा। अंदर मेरा एक सहायक है, शंभू।
वो कभी कंपाउंडर हुआ करता था, वो देख लेगा। उन्होंने मेज के नीचे से एक छोटी सी घंटी बजाई। अंदर से एक दुबला पतला आदमी हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए बाहर आया। लेकिन सर, कपिल ने कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। इलाज बाद में हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्यों, आप जैसा इंसान हम जैसे भगोड़े आरोपियों की मदद क्यों कर रहा है? हमें तो सब आतंकवादी कह रहे हैं। जस्टिस वर्मा अपनी जगह से उठे। उन्होंने खिड़की का पर्दा हल्का सा हटाया, जहां से गंगा का मटमैला पानी दिख रहा था। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग आरोपी नहीं हो, उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, और मैं यह भी जानता हूं कि जिस कानून की मैंने जीवन भर रक्षा की है, उसी कानून ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। मैं जज था कपिल, लेकिन न्याय नहीं कर सका। वे मुड़े। उनका चेहरा अब पत्थर की तरह कठोर था, जैसे किसी ने तराश दिया हो। मेरे बेटे को जानते हो? सौविक आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट था, अमेरिका में नौकरी करता था। उसकी पत्नी ने शादी के 6 महीने बाद ही तलाक मांगा, साथ में 4 करोड़ रुपए। सौविक देना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं यह रिश्ता बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की नहीं चाहती थी। जस्टिस वर्मा ने मेज पर रखे एक फ्रेम की हुई तस्वीर की ओर देखा। एक हंसते मुस्कुराते नौजवान की तस्वीर। फिर शुरू हुए मामले, धारा 498A, घरेलू हिंसा, यहाँ तक कि मेरे बेटे पर अपराधिक यौन संबंध का आरोप भी लगाया गया। मैं जज था कपिल, लेकिन न्याय नहीं कर सका। मैं अब व्यवस्था का सिरमौर था। मैं जानता था कि ये सब झूठ है, लेकिन अदालत में सबूत चाहिए, भावनाएं नहीं। मैंने अपने बेटे के दिन व दिन अदालत के गलियारों में अपमानित होते देखा है। पुलिस उसे थाने बुलाकर ऐसे पूछताछ करती थी जैसे वो कोई दागी आरोपी हो। जिस दिन वो पंखे से लटक गया, उस दिन मैं समझ गया, इस देश में मर्दों की आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। उनका रोना कोई नहीं सुनता, क्योंकि समाज ने सिखाया है पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। तुम जानते हो कपिल, एक राजनीतिज्ञ का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? एक खलनायक। जनता को डराने के लिए एक खलनायक की जरूरत होती है। राजबीर बंसल ने तय कर लिया है कि ये समाज में मर्द ही वो खलनायक है। वो मर्दों को राक्षस बनाकर अपना वोट बैंक तैयार कर रहा है। सौविक उसी राजनीति की बलि चढ़ गया। जस्टिस वर्मा फीका सा मुस्कुराए, एक दर्द भरी मुस्कान। कानून शायद उसे बेगुनाह साबित कर देता, लेकिन राजनीति बहुत गंदी चीज है कपिल। तब तक सौविक की इज्जत मिट्टी में मिला दी गई थी। उसने इंतजार नहीं किया। जिस दिन वो अपने फ्लैट में पंखे के हुक से झूल गया, उसके पास एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, पापा मैं हार गया, आपका कानून मुझे बचा नहीं सका। कमरे में इतना सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज आ जाए। एक बेबस बेटे को खो चुके बूढ़े बाप के दर्द के आगे जैसे समय भी थक गया था। और तभी मुझे असली सच का पता चला। जस्टिस वर्मा खड़े हो गए। उन्होंने मेज पर रखी नीली फाइल खोलकर एक चार्ट निकाला। यह देखो, यह राजबीर के एनजीओ की सालाना आमदनी का हिसाब है। सरकार ने कानूनी सहायता के नाम पर करोड़ों रुपए का धन आता है। नियम बहुत सीधा है, जितने ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले दर्ज होंगे, सरकार उतना ज्यादा अनुदान देगी। अगर पति पत्नी में सुलह हो जाती है तो एनजीओ का फायदा शून्य, लेकिन अगर मुकदमा चलता है, अगर कीचड़ उछाला जाता है, तो एनजीओ को सरकारी धन मिलता है और राजबीर को राजनीतिक लाभ। समीर ने चार्ट देखा। मतलब यह एक व्यवसाय है, तलाक अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। जस्टिस वर्मा की आवाज में नफरत घुल गई थी। लेकिन सिर्फ राजवीर को दोष मत दो। इस धंधे में राजवीर ने सिर्फ दुकान खोली है, लेकिन ग्राहक कौन है जानते हो? तुम्हारी पत्नियां। कपिल चौंक कर उन्हें देखने लगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि प्रिया? हाँ कपिल, जस्टिस वर्मा ने कठोर लहजे में कहा। प्रिया को या परिचित की पत्नी को किसी ने बंदूक दिखाकर यह सब नहीं करवाया। उन्होंने अपनी मर्जी से यह रास्ता चुना है। राजवीर ने एनजीओ ने उनके सामने दो विकल्प रखे थे। विकल्प ए, आपसी तलाक, जिसमें इज्जत बची रहेगी लेकिन पैसा कम मिलेगा। और विकल्प बी, पीड़ित पैकेज। कमल ने हैरानी से पूछा। हाँ, इस पैकेज में राजवीर के वकीलों ने उन्हें समझाया क्यों मामूली रकम से खुश रहे। पति को निचोड़ लीजिए। कानून में ऐसी धाराएं हैं जिनका इस्तेमाल करने पर पति घुटनों के बल बैठकर भीख मांगेगा। और तुम्हारी प्रिया या परिचित की पत्नी, वे उस लालच को रोक नहीं पाई। उन्होंने पैसों के लिए, थोड़ी सी ताकत का स्वाद चखने के लिए अपने पतियों की इज्जत बाजार में नीलाम कर दी। जस्टिस वर्मा ने मेज पर एक पेन ड्राइव रखी। इस पेन ड्राइव में कुछ खुफिया वीडियो हैं। राजवीर के एनजीओ के अंदर
की बैठक की फुटेज वहां दिख रहा है कि कैसे वकील लड़कियों को सिखा रहे हैं। रोइए, मीडिया के सामने आंसू बहाइए और कहिए कि पति आपको मारता पीटता था और वो लड़कियां बे हंसते हंसते वो संवाद याद कर रही हैं। वे जानती हैं कि सब झूठ है, फिर भी वे कर रही हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि पीड़िता बनने का नाटक करने पर समाज उन्हें सिर पर बैठाकर नचाता है। पुलिस सलाम ठोकती है, परिचित सिर झुकाए बैठा रहा। उसे याद आया आखिरी बार जब उसकी पत्नी पुलिस के साथ आई थी तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा घमंड था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वे सिर्फ राजवीर के शतरंज के मोहरे नहीं है, कपिल जस्टिस वर्मा ने कहा। वे इस खेल में भागीदार है। राजवीर ने उन्हें समझाया, घर तोड़ना कोई जुर्म नहीं बल्कि घर टिकाए रखने की कोशिश करना ही बेवकूफ़ी है। तलाक अब अलगाव नहीं, तलाक अब जैकपॉट लॉटरी है। उन्होंने फाइल से एक चेक की फोटोकॉपी निकाली। देखो, पिछले महीने प्रिया के खाते में 10 लाख रुपए दान के तौर पर राजवीर ने पार्टी निधि में गए। प्रिया ने तुमसे समझौता के तौर पर जो पैसे मांगे हैं उसका एक हिस्सा वो राजवीर को देगी। यही सौदा है। तुम्हारी मेहनत की कमाई से राजवीर चुनाव लड़ेगा और फिर उसी ताकत से ऐसे कानून बनाएगी कि जिससे तुम्हारे जैसे हजारों मर्दों को जेल में भरा जा सके। कपिल उस चेक को घूरता रहा। जिस प्रिया के लिए वो अतिरिक्त समय करता था, जिसके छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए वो अपनी जान लगा देता था, वही प्रिया आज उसकी बर्बादी के पैसों के एक नेता की जेब भर रही थी। यह कोई मामूली भ्रष्टाचार नहीं है, जस्टिस वर्मा ने कहा। यह एक चक्रव्यूह है। सरकार एनजीओ को पैसा देती है, एनजीओ पत्नियों को उकसाता है, पत्नियां पतियों पर मामले करती हैं, पति समझौते में पैसे देते हैं और उस पैसे का हिस्सा लेकर एनजीओ और नेता फालते फूलते हैं। बीच में मरते हैं सौविक जैसे आम लड़के और जेल में सड़ते हैं तुम जैसे बेगुनाह पति। कपिल सन्न बैठ रहा। उसे लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा है। प्रिया ने सिर्फ उसे धोखा नहीं दिया, प्रिया ने उसे बेच दिया था। जिस इंसान को वो प्यार करता था वो अब पैसों के लालच और सोशल मीडिया के लाइक्स के नशे में एक दानव बन चुकी थी। यह औरतों के लिए भी अच्छी नहीं है, कपिल जस्टिस वर्मा ने कहा। राजवीर इन लड़कियों को उनके परिवार से अलग कर रहा है। आज प्रिया के हाथ में पैसा है, प्रसिद्धि है, इसलिए राजवीर साथ में है। कल जब मामला खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, तब राजवीर प्रिया को गन्ने की खोई की तरह चूस कर फेंक देगा। तब प्रिया के पास ना पति होगा ना घर परिवार। वो तब बनेगी असली पीड़ित, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और चुनाव, समीर ने पूछा, इसका चुनाव से क्या रिश्ता? गहरा रिश्ता है, जस्टिस वर्मा मुस्कुराए। वही तो राजवीर का असली खेल है। जस्टिस वर्मा खड़े हो गए। ये जो हजारों तलाक के मामले हैं, ये जो मर्दों की गिरफ्तारियां हैं, ये सब राजवीर के लिए सिर्फ आंकड़े हैं। राजवीर इन औरतों को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। वो दिखाना चाहता है, देखिए मेरे एनजीओ ने कितनी हजार औरतों को न्याय दिलाया है। इसी कामयाबी को दिखाकर वो कारपोरेट निधि उठाएगा और उसी पैसे से चुनाव लड़ेगा। उसके अलावा राजवीर जल्द ही एक बड़ा विधेयक लाना चाहता है, पारिवारिक सुरक्षा विधेयक। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में वो मर्दों के लिए फांसी का फंदा है। उस विधेयक में कहा गया है कि पत्नी का बयान ही एकमात्र सबूत माना जाएगा, कोई जांच नहीं होगी, सीधी गिरफ्तारी। इस विधेयक को पास कराने के लिए राजवीर को बहुत बड़े धन और जन समर्थन की जरूरत है। जस्टिस वर्मा ने खिड़की से बाहर गंगा की ओर देखा। कपिल, यह सब तुम्हारी निजी लड़ाई नहीं है, यह एक सामाजिक कैंसर है और राजवीर बंसल ने एक ऐसा व्यवस्था बना दिया है जहां घर तोड़ना एक मुनाफे का सौदा है। वो नहीं चाहता कि कोई सुखी रहे, वो चाहता है कि घर घर में आग लगे, क्योंकि उसी आग पर उसकी राजनीति की रोटी सेकी जाती हैं। वे मुड़े, उनकी आंखों में अब थकान नहीं थी बल्कि जंग का ऐलान था। राजवीर बंसल समाज को समझा रहा है कि वो नारियों का मसीहा है। हम साबित करेंगे कि वो असल में नारियों का शोषक है। वो प्रिया की मदद नहीं कर रहा, वो प्रिया को चूस रहा है। कपिल ने मेज पर रखे समझौता पत्र को मुट्ठी में भींच लिया। प्रिया ने पैसों के लालच में हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन अब वो खुद उसी पैसे के जाल में कैद थी। मैं तैयार हूँ सर, कपिल ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। राजवीर बंसल नहीं जानता कि उसने किस गलत आदमी से पंगा लिया है। बिना जांच के गिरफ्तार, बिना सुनवाई के जेल। क्या आज के दौर में मर्द होना ही सबसे बड़ा जुर्म है? क्या कपिल इस सामाजिक धारणा को बदल पाएगा या वो हजारों बेनाम फाइलों की भीड़ में खोकर रह जाएगा? रात के 11 बज चुके थे। अली
पुर का यह वीआईपी इलाका वैसे भी शांत रहता है, पर आज यह सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। सड़क के दोनों ओर खड़े पुराने पेड़ धूल में धुंधले हो गए थे, मानो वे किसी गुप्त साजिश के गवाह हों। राजवीर बंसल के बंगले का विशाल लोहे का गेट बंद, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में एक बत्ती टिमटिमा रही है। बाहर से देखकर यह अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि इस शांत बंगले के अंदर ही राजनीति की सबसे बड़ी विरासत में से एक बिछाई जा रही है। अंदर राजवीर के निजी स्टडी रूम में सेंट्रल एसी की धीमी मशीनी आवाज के अलावा और कोई शोर नहीं है। भारी महोगनी की लकड़ी मेज पर रखा महंगी सिंगल सॉल्ट विस्की का गिलास पसीज रहा है। बर्फ के टुकड़े पिघलकर लगभग पानी बन चुके हैं, लेकिन पीने में राजवीर का मन नहीं है। राजवीर बंसल सोफे पर टिककर बैठे हैं। उनकी आंखों में सामने लगी विशाल फ्लैट स्क्रीन टीवी की स्क्रीन पर टिकी है, लेकिन नजरें कहीं और हैं। उनके हाथ में रिमोट बस यूं ही पकड़ा हुआ है। उम्र 55 के पार होने के बावजूद उनका शरीर कसा हुआ है, जो नियमित जिम और योगा अभ्यास का नतीजा है। लेकिन आज उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। अचानक महोगनी की मेज पर रखा आईफोन वाइब्रेट कर रहा है। कांच की मेज पर एक कर्कश कराहने जैसी आवाज हुई। स्क्रीन पर नाम उभरा, बसु। राजवीर ने गिलास नीचे रखकर फोन उठाया। उसे कान से नहीं लगाया, बल्कि स्पीकर पर डाल दिया। उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा, बस गिलास में बर्फ हिलाने की टुंकी आवाज ने यह बता दिया कि वह लाइन पर है और सुन रहे हैं। यही खामोशी उनका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी तरफ से अधिकारी बसु की आवाज सुनाई दी। यह आवाज जिसे सुनकर जुर्म की दुनिया कांपती है। आज उसी आवाज में एक अजीब खुरदुरापन था। तनाव से उसका गला सूख गया था। सर, बसु थोड़ा रुके, जैसे हिम्मत जुटा रहे हों। केस थोड़ा बिगड़ गया है। राजवीर सीधे होकर नहीं बैठे। उन्होंने गिलास से एक छोटा सा घूंट लिया, विस्की का कड़वा स्वाद अपनी जबान पर महसूस किया। फिर बहुत शांत धीमी आवाज में बोले, बिगड़ गया है मतलब? बसु, मैंने तुम्हें मौसम का हाल बताने को नहीं कहा था, मुझे परिणाम सुनना है। कपिल कहाँ है? सर, हमने हाईवे ब्लॉक कर दिया है, टोल प्लाजा पर तस्वीरें भेज दी हैं। लेकिन लेकिन क्या? राजवीर की आवाज जरा भी ऊंची नहीं हुई, लेकिन उसमें जो हड्डियां गला देने वाली ठंडी धमकी थी, उसमें फोन की दूसरी तरफ मौजूद बसु की रीढ़ में एक लहर दौड़ती। सुनो बसु, मैं राजनेता बनने से पहले व्यवसायी था। मैं निवेश समझता हूँ और निवेश पर प्रतिक्रिया समझता हूँ। बहाने मेरे शब्दकोश में नहीं है, वो है हारने वालों की भाषा है। सर, मैं वादा करता हूँ कल सुबह तक। कल सुबह नहीं, राजवीर ने बात काट दी। उनकी आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। मुझे कपिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा, मुझे परवाह नहीं है उसकी धड़कन चल रही थी या नहीं, यह देखना मेरा काम नहीं है। लेकिन उसके पास जो पेन ड्राइव है, उस पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। उसमें मेरे कैमन आइलैंड के सारे अपतटीय लेन देन विवरण है। अगर वह ईडी के हाथ लग गई तो दिल्ली से मेरा बुलावा आएगा, और अगर ऐसा हुआ। राजवीर ने गिलास मेज पर रखा। आवाज काफी जोर से हुई, जैसे मेज पर हथौड़ा मारा हो। तो तुम्हारे इस मुठभेड़ विशेषज्ञ के तमगे का मैं क्या हासिल करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते बसु। राजवीर ने लाइन काट दी। एक अजीब सी झंझलाहट ने उसके माथे की नसें फड़क रही थीं। उन्होंने फोन सोफे के कुशन पर फेंक दिया। वह जानते हैं कि बसु जैसे अधिकारी तब तक काम नहीं करते जब तक उनकी गर्दन पर बंदूक नहीं रखी जा एहसास ना हो। मिजाज ठीक करना जरूरी था। उन्होंने फिर से रिमोट हाथ में लिया। समाचार चैनल म्यूट पर था। उन्होंने आवाज बढ़ाई। खुद को पर्दे पर देखने से उनका आत्मविश्वास लौट आया। टीवी पर मुख्य समय समाचार का पुनः प्रसारण चल रहा था। प्रस्तोता काफी नाटकीय अंदाज में हाथ हिलाकर कर रहा था। नारी सुरक्षा में एक मिसाल। जाने माने समाज सेवी उद्योगपति राजवीर बंसल के गैर सरकारी संगठन नारी शक्ति ने इस बार 5,000 पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता देकर एक कीर्तिमान बनाया है। राजवीर बाबू ने कहा है कि सत्ता में आने पर वह महिलाओं के लिए और भी सख्त कानून लाएंगे। स्क्रीन पर राजवीर का संग्रहित फुटेज चल रहा था। धवल सफेद पंजाबी कुर्ता जैसे, पर वही जानी पहचानी विनम्र मुस्कान पर हाथ जोड़कर खड़े हैं। पीछे हजारों महिलाओं की भीड़ है। उनकी आंखों में राजवीर के लिए भक्ति झलक रही है। राजवीर ने अपने अक्स की तरफ देखकर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उन्होंने विस्की का गिलास पर्दे की ओर उठाया। जनता की याददाश्त गोल्ड फिश जैसी होती है। वह बुदबुदाए, उन्हें सच नहीं चाहिए, उन्हें एक सुंदर कहानी चाहिए। जो परोस दूंगा वही खा लेंगे। कल अगर मैं कहूँ कि सूरज पश्चिम से उगता है, लेकिन उसे भावनाओं के लिफाफे में लपेट कर कहूँ, तो ये लोग ताली बजाकर उसे ही विज्ञान मान लेंगे। उन्होंने अंदरूनी संचार प्रणाली का बटन दबाया।
शर्मिष्ठा, मुझे गैर सरकारी संगठन प्रमुखों से जोड़ो। सम्मेलन कॉल पर अभी कुछ ही सेकंड सम्मेलन कॉल जुड़ गई। कमरे के स्पीकर फोन पर गैर सरकारी संगठनों के प्रमुखों की आवाज आने लगी। शुभ संध्या सर, सुनो, औपचारिकता छोड़ो, काम की बात पर आओ। राजवीर ने विस्की पर गिलास हाथ में लेकर खिड़की की तरफ रुख किया। वह खिड़की के कांच में अपना साया देख रहे थे। दिल्ली यात्रा की सारी तैयारी हो गई ना? रोने धोने का कोटा पूरा है। दूसरी तरफ से गैर सरकारी संगठन की एक महिला अधिकारी शर्मिष्ठा ने कहा, हाँ सर, हमने कुछ मजबूत मामला अध्ययन तैयार की है। सास बहू का झगड़ा, दहेज का दबाव, सब है। अच्छा, लेकिन सुनो, पटकथा में थोड़ा बदलाव करो। राजवीर ने निर्देश दिया। सिर्फ मारपीट या थप्पड़ कहने से अगर सहानुभूति नहीं मिलती, वह बहुत सामान हो गया है। जनता अब इन सब पर भावुक नहीं होती। थोड़ा मामला डालो। नाटक चाहिए। मसाला मतलब सर, कहो, जब वह गर्भवती थी तब पेट में लात मारी, या 3 दिन तक खाना नहीं दिया, या फिर नींद की गोलियां खिलाकर मारने की कोशिश की। और उस नए विधेयक का मसौदा सख्त होना चाहिए, पारिवारिक सुरक्षा विधेयक 2026 विधेयक को इस तरह से मसौदा करो कि पुरुष प्रताड़ना विरोधी कोई चूं तक ना कर सके। विधेयक में साफ लिखा होना चाहिए, पत्नी की मौखिक शिकायत की अंतिम सत्य होगी, कोई जांच नहीं होगी। पहले गिरफ्तारी, बाद में सुनवाई। जमानत लेने में न्यायाधीश महोदय के भी हाथ कांपने चाहिए। वह थोड़ा रुके, गिलास में आखिरी घूंट लिया। विस्की की जलन गले से नीचे उतरी। याद रखना शर्मिष्ठा, हमें वित्त पोषण चाहिए, और वित्त पोषण के लिए चाहिए शुद्ध नाटक। आंसू असली लगने चाहिए। ग्लिसरीन का इस्तेमाल कम करना। आंखों का पानी जितना साफ होगा, विदेशी दाताओं के चेक की रकम उतनी भी भारी होगी। यह एक व्यवसाय है, इसे उसी तरह समझो। ठीक है सर, सारी व्यवस्था हो जाएगी। महोदया, क्या वह तैयार है? वह आएगी, राजवीर ने आत्मविश्वास से कहा। जरूरत इंसान को सही दरवाजे पर ले ही आती है, और डर इंसान को मजबूत कर देता है। काल काटकर राजवीर ने खिड़की का भारी पर्दा हटाया। बाहर धूप, अंधेरा था। बगीचे के पेड़ हवा के झोंके से हिल रहे थे, जैसे प्रेतमाओं हो। यह अंधेरा उनका पुराना दोस्त था। एक जमाने में अचल संपत्ति का सिंडिकेट चलाते वक्त इसी अंधेरे में सादे सौदे अंतिम होती थी। अब बस जगह बदल दी है। खेल का नियम वही है, कमजोर को दबाए रखना और भावनाओं को बेचना। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन साफ। अंदर आ जाओ। राजवीर मुड़े नहीं, वह जानते हैं कि कौन आया है। दरवाजा खोलकर उनका पुराना खानसामा हरिचरण अंदर आया है। हाथ में ट्रे नहीं थी, हाथ खाली थे। उसकी आंखों में एक डर का भाव था। सर, वह आ गई है, गेट पर इंतजार कर रही है। राजवीर ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:15। देर नहीं की, भेज दो। हरिचरण सिर झुकाए चला गया। राजवीर खिड़की से हटकर अपनी विशाल चमड़े की कुर्सी पर वापस आकर बैठ गए। वह जानते हैं कि जब वो कमरे में दाखिल होगी, वह कोई आम मेहमान नहीं है। वह उनकी शतरंज की विरासत का सबसे कीमती लेकिन सबसे खतरनाक मोहरा है। इस मोहरे को अगर सही से चला गया तो पूरा खेल पलट जाएगा। 1 मिनट बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। फिर धीरे धीरे भारी महोगनी की लकड़ी का दरवाजा खुला। वातानुकूल की ठंडी हवा गलियारे की गर्म हवा से मिलकर एक अजीब माहौल बना रही थी। गलियारे की रोशनी में एक लंबी परछाई कालीन पर पड़ी थी। फिर अंदर दाखिल हुई प्रिया सेनगुप्ता, मतलब कि कपिल की पत्नी। राजवीर ने कुर्सी घुमाई। प्रिया की तरफ देखकर वह मुस्कुराए। वही जानी पहचानी रहस्यमयी मुस्कान जो दिलासा नहीं देती, बल्कि रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ा देती है। उन्होंने प्रिया को सिर से पांव तक देखा, जैसे किसी चीज की गुणवत्ता जांच रहे हों। प्रिया दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह जानती थी कि वह बाग की गुफा में घुस चुकी है, लेकिन उसके पास अब जाने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे पुलिस है, सामने राजवीर है। राजवीर ने गिलास मेज पर नीचे रखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, आओ प्रिया, चलो खेल शुरू किया जाए। राजवीर बंसल ने प्रिया के लिए कौन सा खास योजना बना रखा है, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।